जय हिंद दोस्तों। तो फटाफट हम लोग खत्म करेंगे और आज हम लोग पूरा दृष्टि का जो अंतरराष्ट्रीय वाला पोर्शन है उसको पूरा खत्म करेंगे। पहले हमने राष्ट्रीय को खत्म किया था। हालांकि राष्ट्रीय को हमने 3-4 वीडियो में खत्म किया है, क्यों? क्योंकि उसमें हर वीडियो में 10 प्रश्न मैं लेके आया करता था। इस बार क्या किया मैंने, इसी में 30 प्रश्न रख दिए हैं और 30 प्रश्न के साथ पूरा अंतरराष्ट्रीय क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। जब देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अब समय कम है, 10 दिन का समय बचा हुआ है। अगर हम लोग ने आज नहीं किया तो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि 10 दिन बाद एग्जाम है? नहीं, हर दिन एग्जाम है, हर दिन आपकी परीक्षा है। आपने जो टारगेट दिया है, जो टारगेट लिया है अपने लिए, उसको आपने पूरा किया कि नहीं पूरा किया? आपने जीएस पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, जो आपने निर्धारित किया था उसको उतना आपने पढ़ लिया? जो तमाम भर के दबाव आते हैं, जो डर होता है, जो तनाव होता है, क्या आपने उस पर विजय पा ली? तो ये जो परीक्षा है ना, अब अंतिम दिनों में हर दिन परीक्षा है, हर दिन आपको अपने आप से जूझना है और हर दिन आप परीक्षा में पास होते जाएंगे। तो निश्चित तौर पे जो आने वाला 10 दिन बाद जो हमारा मेन एग्जाम होगा उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। अब मैं ये भी नहीं कह सकता ना कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप 7-3 जो वहां पे था ना, कई सारे लोग वहां जुड़ गए हैं भाई। 73173 82454। मैंने कहा था कि इस पे आप कॉल करके आप हमारा एक क्विक रिवीजन का, क्विक करंट का वो चल रहा है, ग्रुप चल रहा है, उस पर आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। अ, अब जुड़ेंगे तो जो रिवीजन होगा उसमें आप हो पाएंगे, ठीक है। जो बच्चे पहले जुड़ गए हैं वो लाभ में है, जो नहीं जुड़े हैं अब आप जुड़ेंगे। अब आप इसे फोन करके जुड़ेंगे तो आप सिर्फ रिवीजन वाले पोर्शन में ही जा पाएंगे। मतलब रिवीजन मतलब वही प्रश्न फिर दोबारा कराए जाएंगे। तो अभी हालांकि 10 दिन है तो कर लीजिए। मुझे लगता है कि 731738254 कुछ तो फायदा मिलेगा और ज्यादा कुछ नहीं। बस आपको क्या करना है, 99 का क्या करना है, यहाँ पे करना है। ये आरंभ में प्रचंड वाले लोग वहां पे करा रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपको। हालांकि समय तो निकलता ही जा रहा है, हम लोग शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा पहला सवाल, 2-4 जून 2025 के मध्य पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पहली बार भारत आए। दूसरा क्या है, अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंको 1 से 4 मई 2025 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। मलेशिया के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट 1-4 अप्रैल 2025 के मध्य अपनी राजकीय यात्रा पर रहे। पहले एक काम करिएगा, ठीक है, जितने कौन कौन वहां पे आया है, ठीक है, कौन कौन आया है, कौन कौन यहाँ से गया है। यहाँ पे अक्सर लोग क्या होते हैं कि कौन कौन लोग जाता है, एक पीएम जाते हैं, एक आपके राष्ट्रपति जाते हैं और एक आपके विदेश मंत्री जाते हैं, ठीक है। तो इन तीन लगभग लगभग और भी जाते हैं, लेकिन स्पेशली यही लोग जाते हैं। इनको देखिए पीएम कहाँ कहाँ गए, ठीक है, राष्ट्रपति जी कहाँ कहाँ गए, उनका एक सूची बना लीजिए और क्रम वाइज बना लीजिएगा। जून का मतलब जून में कहाँ गए, फिर आपका मई में कहाँ गए, फिर आपका अप्रैल में कहाँ गए, मार्च में कहाँ गए, फरवरी में कहाँ गए, जनवरी। ये क्रम याद कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, क्रम में क्या होता है, उठा के पूछ देता है। तो इस तरह आप याद करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और याद कर लीजिए कौन कौन आया, तो आपको पता चलेगा कोई राष्ट्रपति आया, कोई प्रधानमंत्री आया, कोई क्या आया, ठीक है। तो इसमें तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल तो आए थे और पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो तो आए थे। ये है कि मलेशिया के जो राष्ट्रपति है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि ये यहाँ के मलेशिया के नहीं है, ये कहीं और के हैं, ठीक है। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। तो सही कथन चुनना है तो एक और बी आपका ये हो जाएगा, डी आपका ऐसे सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं। हाँ, चिली के, देखना क्या ना, चिली के क्या कहते हैं, ये चिली के राष्ट्रपति हैं भाई, ठीक है। तो वो वहां पे ये आपको देखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा कि लिख लीजिए किस देश के कौन से हैं। उस तरह आपको राष्ट्रपति का नाम भी याद हो जाएगा या फिर जितने नए निर्वाचन हुए उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो याद कर लीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये आपका चिली के हो गए, तो ये आपका वहां गलत था। और बाकी मलेशिया के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, ठीक है। याद कर लीजिए, लिख लिख के याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये चाहे यहीं से याद हो गया आपका, चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल है और मलेशिया के आपको दातो सेरी है, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, थोड़ा तेज चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पिछली हर वीडियो की तरह थोड़ा सा धीरे नहीं रहेगा, थोड़ा तेज रहेगा। तो 16 से 20 मार्च के मध्य न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है, भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। इस यात्रा के दौरान वे नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि रहे। तो ये क्रिस्टोफर, न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन, ये तो बिल्कुल सही बात है। और इस बार जो है कहा था वो 10वां रायसीना डायलॉग 2025 में हुआ था दिल्ली में। तो कहा हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो ये भी था और इसके वो मुख्य अतिथि थे, यानी कि गलत कथन, ध्यान यहाँ भी ध्यान देना। अभी तो मैं ये 1-2 मार के चला आता, ठीक है। गलत कथन चुनना है, इसका मतलब कि कोई नहीं, कोई गलत इसमें नहीं है। दोनों क्या है आपका बिल्कुल सही है।
ठीक है। तो रायसीना डायलॉग में अतिथि कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन थे, जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। देखिए, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध की शुरुआत भारत न्यूजीलैंड में 1952 में हुई थी। अगस्त 2024 में भारत की राष्ट्रपति भी वहां गई थी, अगस्त 24 में ही। ठीक है, एक साल के बीच का है, तो इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और इस दौरान क्या हुआ था, न्यूजीलैंड था वो इंडो पैसिफिक महासागर पहल यानी IPOI एक पहल चलती है महासागरों को लेकर, उसमें क्या हुआ था, ये शामिल हुआ था। ठीक है। ट्रस्ट पहल, इंडस इनोवेशन की शुरुआत भारत ने किस देश के साथ की है भाई? ये ट्रस्ट पहल। ठीक है। और इंडस इनोवेशन एक तरह की पहल है। ठीक है। इसकी शुरुआत किस देश के साथ हुई है? तो ये हुआ है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ठीक है। जब वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पे गए थे, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, ट्रस्ट और इंडियन इनोवेशन पहल अमेरिका के साथ क्या हुआ था, ये शुरू किया गया था। ठीक है। 13 फरवरी 25 को मोदी जी गए थे वहां पे अमेरिका। ठीक है। वो शपथ ग्रहण समारोह था। ठीक है, इसमें कोई खास वो नहीं है। ये आप क्या देख सकते हैं कि संयुक्त रूप से अमेरिका भारत समझौते का शुभारंभ किया, वही ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट और इंडस इनोवेशन, यही उठा के पूछ देगा और आपको आप जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। सही कदम चुने। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंगोला का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 111 प्रदान किया गया। तो कई सारे पुरस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिए गए हैं, उसमें देखते हैं कौन कौन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द पोस्टल, ठीक है, तो साइप्रस का नहीं है, तो गलत है। यात्रा के दौरान मोदी जी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि गलत है। ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है। ठीक है। और अंगोला का सर्वोच्च, अंगोला में कौन सा पुरस्कार होता है, ये तो है नहीं। ठीक है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस, ये भी हमको लगता है कि अंगोला का तो नहीं है, ये अंगोला का नहीं है, ये भी आपका गलत। सही कथन तो यहाँ पे कोई नहीं है, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। तो जितने भी पुरस्कार होंगे उनको, जितने भी हर किस किस देश में कौन कौन से पुरस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिए गए, उनको लिख के एक जगह याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मोदी जी इंपॉर्टेंट है ना, उनसे सवाल बनेगा। देखिए डी, कोई नहीं, सब सही है। अब देखते हैं कहाँ 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 है। देखिए साइप्रस का, देखिए वो जो पुरस्कार है, जो 111 है ना, मैकारियोस जो है वो साइप्रस का है। ठीक है। रूस का जो है वो है आपका द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू ऑफ द अपोस्टल, ये रूस का है, ये रूस का, ये साइप्रस का है और ये रूस का है। और ये जो आपका कहता है की ऑफ ओशन, जो की ऑफ द ओशन वाला था, वो आपका है मॉरिशस का। ठीक है, ये आपका मॉरिशस का है। तो याद कर लीजिए, साइप्रस का अलग है, रूस का अलग है और मॉरिशस का अलग है। तो जितने भी पुरस्कार है उनको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, टाइम है 10 दिन, 10 दिन कम नहीं होते हैं। 10 दिन लगातार अगर 10 घंटे आप पढ़ेंगे तो 100 घंटे होते हैं। अम्मी बात, 100 घंटे कम नहीं होते। और मुझे पता है कि जब एग्जामिनेशन आता है तो जो सीधे से भर्ती होते हैं वो 10 घंटे से ज्यादा ही पढ़ते हैं। गलत कथन चुने। जो अप्रैल है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्रीलंका की यात्रा पर गए थे, उद्गई थी, सही बात है। वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच निम्न 5 समझौतों पर आधार किया गया। ठीक है, एक बात, एक काम याद करिएगा, पीएम मोदी जहां जहां गए, ठीक है, कहां कहां गए और कितने समझौते हुए, ज्यादा सब लिखने की नहीं, बस संख्या, बस क्या करिएगा, संख्या याद कर लीजिएगा। जो उसमें से, और उसमें से कोई एक ही दो ही इंपॉर्टेंट होता है, सब याद करने की हमें आवश्यकता नहीं होती। सब याद करेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। बस याद करिए कितनी संख्या में जो है 4 समझौते हुए, 5 हुए, 6 हुए, श्रीलंका से कितने हुए, वियतनाम से कितने हुए, आपका क्या कहते हैं कि अमेरिका से कितने हुए, रूस से कितने हुए, ये समझौते बस कितने हुए, वो एक लाइन खींचिएगा और इधर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और उनमें से एक दो ही इंपॉर्टेंट होता है जो याद करने की आवश्यकता होती है, सब जरूरी नहीं होता है। तो ये 5 समझौता तो नहीं हुआ था, ये मुझे पता है, 5 समझौता श्रीलंका के साथ नहीं हुआ था। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये श्रीलंका मित्र विभूषण को पुरस्कार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, और वह यह सम्मान पाने वाले हो दूसरे नहीं है भाई, वो तो पहले ही है, पहली बार किसी हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये नहीं, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो गलत कथन चुने 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, सी,
7 समझौते हुए थे। कितने समझौते हुए थे? 7। 5 नहीं, वहां 5 लिखा था तो 5 समझौते नहीं हुए थे, 7 समझौते हुए थे। और इस दौरान उनको मिला ही था श्रीलंका मित्र विभूषण। और ये पहले क्या थे? पहले भारतीय नेता है। ठीक है, मैंने पहले बताया, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सही कथन। 24 जून को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है, द्वारा 10th सतत विकास रिपोर्ट, ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट 2025, इसको ये जितने विकास रिपोर्ट आपको तो याद करना ही होगा। सतत विकास रिपोर्ट है, कौवा है? 10वां है। कौवा है? 10वां है। और किसने जारी किया था? ठीक है, किसने जारी, देखिए किसने जारी किया, ठीक है, कौन सा था, कौन सा था, ठीक है, कितने देश उसमें है, ठीक है, कौन पहला है, कौन लास्ट है, और भारत कब है, ये इतना तो आप लिख लीजिए। और कभी कभी तो मुख्य विषय भी कुछ कोई होता है, मुख्य विषय। तो हर सूचकांक में इतनी चीज तो आपको याद करना आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये चीज लिखिए, ये पहले बना लीजिए एक कॉपी पर, कौन सा किसने जारी किया है, कितने देश शामिल है, पहला कौन है, आखिरी कौन है, और भारत का क्या है, अपना बना लीजिए। ये बना लीजिए, नोटिंग आपको खुद करनी है। और ये जब आप बना लेंगे ना, तो ये पेपर के 2 से 3 दिन पहले बड़ा काम करता है। एक पन्ना उठाइए, पूरा रट्टा मार लीजिए, ठीक है, उसमें बार बार आपको फिर दृष्टि पलटना नहीं पड़ेगा। तो एक शॉर्ट नोट्स, जितने भी सूचकांक हैं, जितने भी सम्मेलन है, जितने भी पुरस्कार है, उसका एक शॉर्ट नोट्स आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये मत कहेगा सर समय लग रहा है, 10 दिन बचा है, बैठ कर लिख रहा है। खराब शराब राइटिंग में लिखिए, कैसे भी लिखिए, लेकिन बना लीजिए, एक छोटे पन्ने बना लीजिए, ताकि परीक्षा के 2 से 3 दिन पहले उसको रटने में मजा आए। तो ये हो गया, सही बात है भाई। ये 10वां जारी हुआ है इस बार 25 में। और जो एसडीएसएन है वो क्या करता है, इसको जारी करता है। और एसडी सूचकांक 2025 के अंतर्गत कुल 167 देश, मैंने कहा कि देश याद कर लीजिए, कितने देश शामिल होते हैं, ठीक है, पूछता है। फिनलैंड प्रथम, दक्षिण सुदान अंतिम है, और भारत को इसमें 99 स्थान प्राप्त हुआ। ये भी क्या है, बिल्कुल आपका सही है। डाउट आपका इसी में होगा, 177 देश है, क्या है इसमें डाउट है, ये चूंकि लग रहा है कि 177 देश आपका इसमें नहीं, क्योंकि फिनलैंड प्रथम सही है, साउथ सुडान आपका लास्ट इसमें आया ही है, और इंडिया को 99 पोजीशन आपको मिले हुआ है। ये दोनों तो बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3, 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर आपको 2 नहीं पता है तो 1 और 2 तो कहीं दिया नहीं है, 1 और 2 कहीं दिया नहीं है, 2 और 3 भी आप भाई, ये तो सही है ना, 1 और 3 बिल्कुल सही है। या फिर ऑप्शन में आएगा 1 2 3, यही तो आएगा ना ऑप्शन में, और वो ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा इसी तरह कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब अगर हम जान गए कि भाई ये भी सही है और ये भी सही है, इस पे हमको डाउट है, सेकंड वाले पे डाउट है, ठीक है, तो और सेकंड वाले के साथ भाई या तो ऑप्शन होता 1 2 3 वाला, तो हम उस पर जाते, 1 2 3 ऑप्शन होता, या फिर 1 और 3 ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है नहीं हमारे, इसमें दिया ही नहीं हुआ है, तो हम कंफर्म हो जाएंगे भाई, देखिए दूसरा वाला क्या है आपका गलत है। थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाओगे भाई ना पेपर में, हर चीज याद करने से नहीं होता है। हर चीज याद करके जाओगे, रट्टा करके जाओगे, सोचो कर ले जाए, तो ये नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ तो तिकड़म भाई, रिस्क, थोड़ा गेम खेलना पड़ता है वहां पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3, इसमें कुछ गड़बड़ है, देखते हैं क्या गड़बड़ है। फिनलैंड, देखा कौन कौन सा है, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस, ये 5 आपके क्या है, टॉप 5 देश हैं आपके सतत विकास वाले में। और भारत का इसको 167 देश, वहां पे कितना लिखा होता, 177, यानी इसका मतलब कि वो चीज दूसरा नंबर गलत था, क्योंकि 167 देश है, और 167 देश में भारत को 99 पोजीशन प्राप्त हुआ था, और इसका स्कोर 67.0 था, और 24 में 109वें स्थान पे था। काफी लंबा जंप किया है भारत ने, ठीक है, 10 अंक का जंप किया, ठीक है, अच्छा है, देखा ऐसे ही करते हैं। सही कथन चुनिए। 18 जून 2025 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा सूचना ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया। ठीक है भाई, इस सूचकांक में स्वीडन प्रथम स्थान, और जबकि कांगो लोकतांत्रिक अंतिम है। तो भाई विश्व आर्थिक मंच तो जारी करता ही करता है, ठीक है, इसको जारी करता ही करता है, ये तो कंफर्म हो, ये तो सही है। स्वीडन प्रथम और कांगो ये आपका अंतिम है, स्वीडन प्रथम आता है। ठीक है, मुझे लगता है दोनों में सही होना चाहिए, दोनों याद तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं याद करेंगे कैसे काम चलेगा। दोनों सही है, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क टॉप 3, और भारत को इसमें क्या हुआ है, 71 पोजीशन क्या हुआ प्राप्त हुआ है। भारत को क्या हुआ इसमें, 71 पोजीशन किसमें प्राप्त हुआ है।
यानी कि जो ऊर्जा वाला है वो WEF जारी करता है, स्वीडन पहला है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जिसमें क्या है उसमें लास्ट है, और इसमें दिया नहीं कितने देश शामिल है, ये जरूर इसमें देख लीजिएगा, ठीक, कितने देश शामिल है जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, हर चीज यहाँ नहीं बता सकती। ठीक है, फिर आ गया सवाल, फिर WEF का तो हर साल एक बार सवाल बनता ही बनता है कि विश्व जो आर्थिक मंच है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिए कितने कितने सूचकांक कौन कौन से क्या जारी करता है, और सवाल उसका यही बन के आ रहा है यहाँ पे कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा कौन सी रिपोर्ट सूचकांक जारी नहीं होती है, कौन सा नहीं करता है भाई। तो विश्व आर्थिक मंच कई सारे रिपोर्ट और कई सारे सूचकांक जारी करता है, उनको एक बार जगह लिख लीजिए। वर्ल्ड बैंक कौन कौन से जारी करता है, ठीक है, IEO कौन सा जारी करता है, EU कौन सा जारी करता है, WEF कौन सा जारी करता है, इसका भी बना लीजिए आप लोग, कैसे काम चलेगा भाई, इसे नहीं बनाए, मुझे लगा कोई बनाया नहीं होगा, सब कोई बना के इसको लिख लीजिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो एक से अधिक रिपोर्ट्स जारी करती हैं। एक पन्ने पर लिखा रहेगा तो उसको याद करने में आसानी होगी और वहां पे गेस करना भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज आप हम्बल निवेदन है कि जितनी भी संस्थाएं हैं कौन कौन से रिपोर्ट कौन कौन से सूचकांक जारी करते हैं उसको आप लिख लीजिए भाई, एक जगह लिख लीजिए। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा संक्रमण जारी करता है, जोखिम जारी करता है, प्रौद्योगिकी जारी नहीं करता है, ठीक है, ये तो नहीं होगा ना क्योंकि प्रौद्योगिकी वाला ही जारी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन चुनना है, ये 3 हमारा कंफर्म है भाई, जारी करता ही करता है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही, इसको प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट को जारी नहीं करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। हाँ देखिए डी, ऑप्शन नंबर डी। और WEF द्वारा जो जो रिपोर्ट्स यहाँ पे जारी किए जाते हैं सबका नाम यहाँ पे क्या लिखा है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। ये हो गया आपका वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये आपका हो गया। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये हो गया। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट आपका ये हो गया। यात्रा और पर्यटन वाला ये भी जारी करता है। सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट यही जारी करता है। रेडीनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट यही जारी करता है, ठीक है। तो कितने रिपोर्ट जारी करता है वो आपकी जिम्मेदारी है, आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक जगह। फिर ये मत कहिएगा सर ने नहीं बताया था, सवाल वहां से आ जाएगा तो फिर ये मत कहिएगा। सही कथन चुनिए, चुनिए भाई, सही कथन चुनिए आप लोग। 3 मई 2025 को फ्रांसीसी NGO रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 देशों के लिए, देखिए ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? फ्रांस का NGO है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। अब यही पूछ देगा कि रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स कहाँ का है, फ्रांस का है, न्यूजीलैंड का, कहाँ का है, यही सवाल यही बन गया। एक सवाल ये बन गया, एक सवाल यहाँ बन गया, ठीक है, 180 देश ये बन गए। इसीलिए मैं कहा ना कि एक प्रश्न में कई सारे हमारे उसमें शामिल है, ठीक है, इसको देखा करिए। और कौन सा सूचकांक? 23, एक ही लाइन में 4 सवाल बन गए आपके। तो फ्रांस का है, फ्रांसीसी NGO रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स है, 180 देशों के लिए 23वां संस्करण क्या क्या उसने जारी किया है। दूसरा कह रहा है कि नॉर्वे को पहला मिला है और इरिट्रिया को अंतिम मिला है। प्रेस में नॉर्वे तो पहला है ही और इरिट्रिया अंतिम, बिल्कुल सही बात है। और भारत को 151वां स्थान मिला हुआ है प्रेस वाले में, ठीक है, सुधार किया थोड़ा सा इसमें, कि पिछली बार कितना था, 160 के आसपास था। इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पता। AI बहुत चल रहा है, ठीक है, क्या क्या प्रभाव इस पे होगा, ये इस पे है। तो मुझे लगता है तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए, विश्व प्रेस का जो सूचकांक है वो 180 देशों के लिए रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर ने जारी किया है। नॉर्वे पहला है, इरिट्रिया लास्ट है और भारत का 151वां स्थान है, ठीक है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव इस पे है, ये आपका विषय है। ठीक है, 160 के आसपास था ना, देखिए 159वें स्थान पे था, ठीक है। अतः भारत 8 स्थानों का सुधार दर्ज किया है, ठीक है। 159 पे था और 151 पे आ गया है भारत। अभी 10 पे आया है, 30 क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा धैर्य बना रखिएगा, वीडियो छोड़ के बीच में भाग मत जाइए। हाँ, पॉज करके पानी पी लीजिएगा, अलग बात है। मैं तो चाह रहा था लाइव लेके इसको आऊं, लाइव लेके आता तो और अच्छा लगता, लेकिन क्या टाइम है, हमारे पास वो संसाधन नहीं, गरीब इंसान। 11 जून 2025 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, फिर आ गया WEF वाले जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। आइसलैंड प्रथम, पाकिस्तान अंतिम और भारत को 131वां स्थान मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, बताइए कौन सा होगा, सोचिए, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है और आइसलैंड प्रथम है, पाकिस्तान अंतिम है और भारत को 131 स्थान मिला हुआ है, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ मैंने,
इसको ढक के रखा था, दोनों सही है। ठीक है, तुरंत 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 जल्दी जल्दी करेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है, में जीपीआई में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भाई? वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा स्थान है? ठीक है, एक काम करो, ठीक है, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, एक काम करिए, पहले जितने भी सूचकांक है, सूचकांक जितने भी सूचकांक है, ये यार कोई बताएगा नहीं, देखो यार बता रहा हूँ, ठीक है, पहले देखिए, पहले टॉप 10 में कौन है, इंडिया का बस देखिए, इंडिया टॉप 10 में किस में है, टॉप 10 में किस में है, फिर देखिए टॉप 50 में किस में है, फिर टॉप 100 में किस में है, और 100 प्लस में किस में 50 के अंदर देखिए, मतलब टॉप 50 के अंदर जितने संख्या निकाल लीजिए, ठीक है, बहुत कम आएगा, 10 के अंदर कम आएगा, इसके अंदर कम आएगा, इसके अंदर और इसके अंदर कुछ ज्यादा आते हैं, ठीक है, 100 और 100 प्लस, यहाँ ना इसके अधर और इसके अधर लिख लीजिए कि हाँ भाई यहाँ 100 प्लस में ये है, ठीक है, यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे ये है। तो आप जब लिखेंगे इसको ना, तो भाई क्या ऐसा सर क्या बता रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं, ऐसा नहीं है, जब लिखेंगे आपको तो याद रहे, हाँ ये तो भाई 100 के पार लिखे थे, इसमें ये नहीं होगा, ये हम 50 के नीचे लिखे थे। तो ऐसे लिख के जब 2-3 बार आप देखेंगे ना, तो आपके वो सब कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाएगा, जब पेपर में आएगा ना, तो आप देख लेंगे, अरे हाँ हाँ इसको 100 के पार लिखे थे हम, तो 100 के नीचे वाले में कोई ऑप्शन अगर 100 के नीचे वाले में आ गया, तो आप उसको गेस कर लेंगे, तो उधर लिखे थे, उस पार लिखे थे, इस पार तो नहीं होगा, ठीक है। तो भले आपको सूचकांक भूल जाए, याद रहा, लेकिन इसके जब खांचे बांट लेंगे ना, तो वो चीज वहां पे जज करने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो याद कर लीजिए 10 के नीचे कौन कौन है, 10 से 50 के बीच में कौन कौन सा है, 100 से 50 से 100 के बीच में, और 100 से ऊपर कौन कौन से। करके देखो ना, करके देखो भाई, करो तब इसका फर्क दिखाई देगा। ऐसे सुनोगे तो क्या है सर क्या बता रहे हैं, हम तो भाई ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, रिजल्ट मिलता है। तो कौन सा भाई कितना स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, अब लिखे रहेंगे ना 100 के पार, 100 के पार आप लिखे रहेंगे, तो हम वैश्विक शांति सूचकांक लिखे, ब्रैकेट में 115 लिखेंगे 100 के पार, तो हाँ शांति वाला तो हम 100 के पार लिखे थे, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी। उसी तरह आप 150 के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा आंसर 115वां नंबर, ठीक है। इसको कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल एंड पीस द्वारा, ठीक है, तो बहुत हो गया, IEE द्वारा जारी। ठीक, ये देखिए 163 देश, ठीक है, और 115वां स्थान। कितने देश हैं, कितना स्थान है, कौन सर्वाधिक शांत है और कौन सर्वाधिक अशांत है, यानी आइसलैंड सर्वाधिक शांत है और यमन सर्वाधिक अशांत, यानी कि पहले स्थान पे होगा, ये लास्ट स्थान पे होगा, और ये 19वां था, इस बार ये 19वां था, और भारत को 115वां स्थान मिला हुआ, ठीक है। यानी कि इस सूचकांक में जो फर्स्ट है वो आपका है आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड, जो लास्ट है वो आपका है यमन, ठीक है। भारत इंडिया का स्थान देख लें यहाँ पे 115, और कुल कितने देश थे इसमें, 19th था सूचकांक, और देश कुल कितने थे 163। इतना तो आपको हर चीज में याद करना ही करना पड़ेगा। चलो चलते हैं आगे। 13 जून 2025 की सुबह इजराइल ने ईरान पर व्यापक हवाई हमले शुरू कर दिए भाई, शुरू किए, जिसमें ऑपरेशन राइजिंग लाइन, इसे केलवी भी कहा गया, हिब्रू में केलवी कहा जाता है। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन उसने कहा दिया, फिर ईरान ने भी दोबारा हमला कर दिया, उसे ऑपरेशन टू प्रॉमिसिंग थर्ड बताया, ठीक है। फिर अमेरिका ने उसके जो परमाणु स्थल थे वहां पे हमला कर दिया था, तो उसको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर बताया। और भारत ने ईरान और इजराइल से लोगों को निकालने के लिए जो लॉन्च किया, उस ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया, तो सब सही है, ठीक है। तो इजराइल ने हमला किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन, या ये इसको याद कर लीजिएगा केलवी। फिर ईरान ने बदला लिया, ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड। अमेरिका ने उसके जो परमाणु थे उसको हमला करने के लिए रात में बम फेंका था, जो उसके जो परमाणु कार्यक्रम हो रहे थे, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कर दिया। और ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने ईरान में लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया, ठीक है, दोनों जगह ईरान और इजराइल से। तो याद करिए, ये सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, याद करिएगा, ये सवाल बनेगा यहाँ से। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 की समग्र रैंकिंग में भारत को 126वें स्थान पर है, और बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों की सूची में भारत 43वें स्थान पर, यानी कि हैप्पीनेस में 126 है, और आपको क्या कहते हैं कि बौद्धिक संपदा में क्या है आपका 43rd है, ठीक है। दोनों सही है, दोनों का सब सही है, 126 इसमें भी है और 43 यहाँ भी है, दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे। नहीं भाई,
कुछ गलत तो है, इसलिए कहता ना लिख के याद करना पड़ेगा कि मैं भी भूल गया। तो मुझे लग रहा है कि क्या है, क्या कौन सा प्रसन्नता में कितना है ये, 118वां स्थान। हाँ ठीक है, तो ये थोड़ा गलत हो गया। तो इसमें थोड़ा देखेंगे कि अंतर विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में, ठीक है, भारत 126वें स्थान पर नहीं है भाई, वो क्या है आपका 118, यहाँ पे दिया हुआ 118 स्थान पे है। और अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में ये क्या है आपका 43 स्थान पे है। ठीक है, ये याद रखिएगा ये डाटा। ठीक है, ये थोड़ा सा होता है, सूचकांक वगैरह बहुत भूलते हैं भाई, सूचकांक वगैरह तो भूलते भूलते हैं, प्रसन्नता में, शांति में, ठीक है, भ्रष्टाचार में, प्रेस में, तो इसीलिए लिख के याद करना जरूरी होता है। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 3 देश बुर्किन फासो, पाकिस्तान और सीरिया है। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत इतने स्कोर के साथ 14वें स्थान पर है, ये सही, बिल्कुल सही है। मार्च 2025 में जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस आईपी जो कह रहा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के 163 देश, कितने देश है के 12वें संस्करण को जारी किया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसमें सभी है, सभी 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 सभी। ठीक है, देखते हैं। तो जो सर्वाधिक प्रभावित है बुर्किन फासो है, पाकिस्तान है, सीरिया है। इसमें भारत का स्थान इतना 14वां स्थान है। और जो ये है इसको आपको आईईपी क्या करती है, इसको क्या करती है, जारी करती है। 163 देश इसमें है और इसमें क्या है आपका 12वां संस्करण है। ये याद करिए, सब याद करिए, 12वां कौन संस्करण है। ठीक है, कितने आपके इसमें देश हैं, ठीक है, कौन पहला है, भारत का स्थान कौन सा इसमें। ठीक है, देखिएगा इसमें, देखते हैं क्या है सही है कि गलत, क्योंकि भाई इंसान मैं भी हूं, गलती हमसे भी होती है। ठीक है, हाँ सही है, सब सही है। तो लगातार 10वें वर्ष इस्लामिक स्टेट विश्व का सबसे बड़ा आतंकी समूह है। ठीक है, ये उसमें अलग से डाटा दिया गया, बाकी वहां जो डाटा थे वो काफी सही थे। ठीक है, 15वां सवाल, म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने तत्परता से ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, जिसके तहत चिकित्सकीय और मानवीय सहायता भेजी। बिल्कुल सही, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। 2020-24 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र आयातक देश, ठीक है, भारत है, यूक्रेन है, कतर है, सऊदी अरब, पाकिस्तान। इसमें देखिए डाउट क्या है, देखिए 19 से 24 तक का डाटा, 19 से 23 या तक का डाटा कुछ अलग था, लेकिन 20 से 24 तक का डाटा क्या है थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ पे इंडिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यूक्रेन में इतने युद्ध वगैरह हुए हैं ना, तो उसने ज्यादा उसने सामान इस बार खरीद लिया है। ठीक है, तो यूक्रेन पहले स्थान पर आ गया, तो भारत यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, केवल एक यहाँ पे। ठीक है, यूक्रेन इस वक्त युद्ध में बहुत ही शामिल था, बहुत बिजी था उसमें, तो उसने कई सारी चीजें वहां पे खरीदी हैं। तो वो क्या, भारत हमेशा रहा है पिछले 4-5 सालों में, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि यूक्रेन क्या हो गया, आ गया। तो सबसे ज्यादा जो खरीदा है यूक्रेन ने, उसके बाद भारत ने। देख, ठीक है, यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा शस्त्र आयातक देश है, जिसका विश्व में इतना हिस्सा है। ठीक है, 19 से 23 वाले में भारत शीर्ष स्थान पर था। ठीक है, और इस बार जो 20 से 24 वालों में वो क्या है, भारत आपका दूसरे स्थान पर है। यही मैं बता रहा था आपसे। सही कहा, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा फरवरी 2025 में 31वां आर्थिक ये देखिए ना, कौन जारी किया, ये मैं बार बार कह रहा हूं, इसको याद कर लीजिए। कौआ है, इसको याद कर लीजिए, इस सूचकांक को आया जाएगा। 3 देशों सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को अत्यधिक उच्च आर्थिक जो है स्वतंत्रता स्कोर प्राप्त हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गित किया गया। ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही बात है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत, ठीक है, को 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में सबसे नीचे उत्तर कोरिया है। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि मुझे सब सही है। ठीक है, देखते हैं एक बार जरा, क्योंकि सूचकांक वगैरह बहुत तेज भूलते हैं भाई। ठीक है, सब सही है। ठीक है, इसमें 176 देश सम्मिलित है। ठीक, 176 देश इसमें क्या है सम्मिलित, मैं कह रहा था। द हेरिटेज फाउंडेशन याद करिए, द हेरिटेज फाउंडेशन 31वां आर्थिक जो स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया। 3 देश इसमें टॉप 3 पर है, भारत का स्थान उसमें आपका 128वां है। ठीक है, 176 इसमें देश है। ठीक है, इतना याद कर लीजिए, पर्याप्त है। अगर इससे सवाल बनेगा तो इससे बाहर आपका इसी स्लाइड से आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया। ठीक है, ये जारी करता है।
सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क और सर्वाधिक दक्षिण सूडान में, ये भी सही है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 38 अंकों के साथ 95वें स्थान पर है। 96 था कि 95 था भाई, ये 96 है, 96 है, 96 है कि 95 है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी ये तो भ्रष्टाचार डेनमार्क बिल्कुल सही है, दक्षिण सूडान बिल्कुल सही है, और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता ही करता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को यही क्या करता है, जारी करता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2, अपने यहाँ उत्तर नीचे लिखा हुआ है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 38 अंकों के साथ 96वां स्थान पर, देखिए नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि 96 पोजीशन पे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 38 अंक तो है इसके भारत के, लेकिन 95 नहीं बल्कि क्या है, 96वां स्थान है। ये थोड़ा सा देखिएगा। ऐसे जब सवाल सॉल्व करना तो आपको कंफ्यूजन होगा, भले ही आपने कितने सूचकांक पढ़े हो, कितने सम्मेलन पढ़े हो, जब तक आप उसको क्वेश्चन बना के सॉल्व नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, दिमाग पे चढ़ता नहीं जाना चाहिए, इतना भी याद कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, 12 दिसंबर को घोषित किया भाई। और इसमें क्या किया था, स्थायी मिशन वैश्विक शांति एवं सद्भाव के लिए ध्यान शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 12 दिसंबर है, दिसंबर में ही है, दिसंबर में ही कंफर्म है। 12 दिसंबर 12 है कि 21 है, देखते हैं आंसर। 21 दिसंबर, ठीक है, क्या है, 21 दिसंबर। ठीक है, मैं सही था, तो गलत कथन केवल एक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो 21 दिसंबर, 12 इसको उल्टा कर दिया ना, 12 दिसंबर नहीं 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है भाई अब। ठीक है, तो इसको ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान दिवस भी हमारा हो गया है 21 दिसंबर को, ध्यान रहे, पेपर में आ सकता है। पोलराइजेशन को किस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित, जितने भी डिक्शनरी है ना, इतने डिक्शनरी और जितने भी डिक्शनरी हैं सबका याद कर लीजिए, किस डिक्शनरी का कौन सा वर्ड क्या है आपका उस साल फेमस रहा है। तो पोलराइजेशन किसका रहा है, ऑक्सफोर्ड का, मेरियम डिक्शनरी का, कॉलिंस का और कैम्ब्रिज का। ठीक है, तो मुझे लगता है पोलराइजेशन जो था वो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी का था, बाकी सब, और उसका ब्रेन रॉट बहुत फेमस था, ऑक्सफोर्ड वाला ना, ब्रेन रॉट भी बहुत फेमस रहा है। जो ब्रेन रॉट जो हम लगातार रील्स वगैरह देखते रहते हैं, दिमाग पूरा उसी में खराब हुआ रहता है, 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा देख रहे हैं, तो आपका ब्रेन रॉट ये बहुत फेमस रहा है। देखते हैं उत्तर में क्या है, तो हाँ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का ब्रेन रॉट ये बहुत फेमस रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी का पोलराइजेशन है आपका, कॉलिंस का आपका बैट है, और एक और यहाँ पे देखने आए, एक और है भाई, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मैनिफेस्ट है एक है, क्या है, कॉलिंस, हाँ कॉलिंस डिक्शनरी मैनिफेस्ट है, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, मैनिफेस्ट इसका जो है मैनिफेस्ट है। ठीक है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड का ब्रेन रॉट है, और इसका तो पता चल गया ये आपका है, कॉलिंस का, कैम्ब्रिज का है, सॉरी, कॉलिंस का आपका बैट है, और कैम्ब्रिज का आपका हो जाएगा मैनिफेस्ट। हो गया ना, ये सही हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ब्रेन रॉट, ये आपका पोलराइजेशन, ये आपका बैट, और ये आपका मैनिफेस्ट, ये याद कर लीजिएगा, ये पक्का पूछेगा, डैम श्योर पूछेगा, और मुझे लगता है कि ब्रेन रॉट ज्यादा आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर रहा है। चलिए आगे, सही कथन चुनिए। 24 में नोबेल शांति पुरस्कार निहोन इंडिया को दिया गया, एक जापानी संगठन है, नोबेल का शांति पुरस्कार, और साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो दक्षिण कोरियाई लेखक हांगकांग को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोबेल पुरस्कार जितने भी सब याद कर लीजिएगा, और ये याद करिएगा ना, मान लीजिए किसी एक देश में है ना 3 लोग प्राप्त हुए, एक कनाडा का है, एक अमेरिका का है, कहाँ का है, तो याद करिए कौन कनाडा कौन अमेरिका का है, पूछ देता है। ठीक है, कि ये है वो किस देश के हैं, अर्थशास्त्र में फला को मिला, और ये फला किस देश से संबंधित है, तो जो जिस देश से संबंधित होंगे वो भी याद कर लीजिएगा, केवल ये नहीं याद करना है किसको किसको मिला है, वो किस देश के, ये भी याद करना जरूरी है। जो मैं बता रहा हूँ पक्का कर लीजिए, यहीं से आएगा प्रश्न, फिर मत कहिएगा। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान, इस जो भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ था, इस समिति द्वारा विश्व भर के कुल 24 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। बिल्कुल सही बात है, 24 नए स्थल शामिल हुए थे। मोहिदंश जो असम का है, जो अहम राजवंश टीला है, उसको क्या कहेगा,
किया गया था, और ये 43, ये क्या था आपका 43वां था भारत का, ठीक है। यह भारत का, यही गलत हो गया, तो ये तो गलत हो गया। 44 विश्व धरोहर स्थल है, साथ ही यह विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला असम का तीसरा स्थल है, ठीक है। असम का क्या है, तीसरा स्थल है, तो ये गलत हो गया, ये 44 नहीं 43 है, मैंने यहाँ बताया था। तो सही कथन 1 और 2, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यह प्रथम अवसर है जब भारत ने विश्व धरोहर समिति की वार्षिक की मेजबानी की, ध्यान रहे इसकी मेजबानी भी भारत ने की है, ठीक है, भारत मंडप नई दिल्ली में। और इसके पूर्व असम में काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और मानस पहले थे, अब इस बार मोइदम्स क्या हो गया है, ठीक है। तीसरा 22 अक्टूबर में एफएटीएफ की पूर्ण बैठक हुई, कहां पे हुई भाई, मैक्सिको में हुई, एंड्रा माद्राजो में हुई थी, और क्या कहते हैं मैक्सिको में। इस बैठक के दौरान सेनेगल, अंगोला, कोट डिआइवर और लेबनान को एफटीएफ की गृह सूची में शामिल किया गया है। नहीं भाई, सेनेगल को निकाला गया है, सेनेगल को बाहर किया गया है, और इसमें जबकि अल्जीरिया को बाहर नहीं, अल्जीरिया को शामिल किया गया, अल्जीरिया यहाँ रहेगा और सेनेगल यहाँ रहेगा, ये गलत हो गया, ठीक है। तो इस बैठक के दौरान सेनेगल को क्या किया गया है, बाहर किया गया है, और अल्जीरिया, अंगोला, कोटा डी आइवरी और लेबनान, ठीक है, अल्जीरिया, अंगोला, कोटा डी आइवरी और लेबनान, इनको क्या है, क्या किया गया, शामिल किया गया, और जो सेनेगल है उसको क्या किया गया, बाहर किया गया। ये आपका दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 2 और 3 गलत चुनना है ना, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भी जरूर देखिए, पढ़ते समय देखिए सही है, गलत है, सही नहीं है, ये सभी चीजें यहाँ पे देखनी जो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए एफएटीएफ की पूर्ण बैठक मैक्सिको में हुई थी, ठीक है, अल्जीरिया, अंगोला, कोटा डी आइवरी और लेबनान को शामिल किया गया, सेनेगल को बाहर किया गया। और एफएटीएफ की जो स्थापना है 1989 में हुई थी, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी, और 2006 में भारत ने क्या कहते हैं इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था, और 2010 में, 2006 याद कर लीजिए और 2010 याद कर लीजिए, ठीक है, को क्या कहते हैं 34वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, 34th मेंबर क्या कहता वो भारत एफएटीएफ का क्या हुआ था, बना था, ठीक है। एफएटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 शिखर सम्मेलन कब आया भाई, ये भी देखते रहिए, 51 G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था भाई, ये कनाडा की अध्यक्षता में, ठीक है, अल्बर्टा कनाडा में हुआ, ठीक है, कनाडास्क अल्बर्टा, ठीक है। और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर एलन ने इसकी अध्यक्षता की। ये तो ठीक है कि कनाडा, अल्बर्टा कनाडा में हुआ है, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की है, ये तो यूरोपीय आयोग की नहीं करेंगे भाई, क्योंकि कनाडा में हो तो कनाडा के लोग करना चाहिए ना, इनको करना चाहिए किसी को, ये तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। तो ये मुझे लगता है कि सही नहीं होना चाहिए, केवल आपका एक सही कथन चुनना है, तो केवल आपका एक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर उत्तर 1 है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कानी ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, मार्क कानी ने की थी, ठीक है। और इस शिखर सम्मेलन में वाइल्ड फायर चार्टर, मतलब जंगलों में जो आग वगैरह लगती है उसको लेकर चार्टर यहाँ पे अपनाया गया था, ठीक है। इसको आप देख सकते, यही उठा पूछ देगा, ये जो वाइल्ड फायर चार्टर है वो किसमें आया, ठीक है, तो वो G7 शिखर सम्मेलन में उसको अपनाया गया। कुछ भी कर सकता है भाई, तो सारे हर चीज को देखते चलिए आप लोग, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा है, बाकी आपके दृष्टि में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ लिया गया है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 में क्या सही नहीं है, लिखिएगा ना, सही नहीं है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया, ठीक है। और इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय समावेशीपन और स्थिरता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों इंडोनेशिया नहीं, ये मलेशिया में हुआ है, कुआलालंपुर में हुआ ना, मलेशिया में हुआ है, ठीक है। ये आपका गलत हो जाए, क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी ठीक है। तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है, और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस शिखर सम्मेलन की इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया ने मलेशिया में, ऐसे ही फंसाता है सवाल। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक 16 जून 25 को नई दिल्ली में आयोजित किया, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। बहुत चर्चित है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें 7 जो इस तरह की प्रजातियां लोग, इस तरह की प्रजाति में 7 चीजें हैं, उनको जोड़ा गया है। देखते हैं क्या है पहले। तो अध्यक्षता किसने की थी, ये नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की, यहाँ लिखा हुआ है कि अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय। ये है ना, ये समस्या है कि भाई किसने अध्यक्षता की, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। भूपेंद्र यादव की, और भूपेंद्र यादव को आईबीसीए का अध्यक्ष बनाया गया तथा डॉक्टर एसपी यादव को, भूपेंद्र यादव को आईबीसीए का अध्यक्ष और डॉक्टर एसपी यादव को आईबीसीए का महानिदेशक, ये भी दोनों याद करें। ये दो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आईबीसीए का जो अध्यक्ष है वो भूपेंद्र यादव है,
और एसपी यादव जो है आईबीसीए के महानिदेशक यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के आपके जो महानिदेशक है वो एसपी यादव हैं, और अध्यक्ष जो है वो आपके भूपेंद्र यादव है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो भूपेंद्र यादव ने की थी, ठीक है। आपका गलत हो जाएगा, तो सही कदम चुनिए ऑप्शन नंबर 1। और क्या कह रहा है कि 95 रेंज देशों का एक संगठन है और 7 बिग कैट जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। असल में क्या करेगा ना, आपको इसी में से देखे 4 देते, एक कहीं और कुछ और नाम लिख देगा, तो इस 7 को भी बहुत याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है भाई, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी बहुत चर्चा चल रही है, इसको आप थोड़ा देख लेंगे। बाकी ठीक है भाई, भारत में हुआ, पहली बैठक भारत में हुई है, भूपेंद्र यादव जी ने क्या किया है, इसकी अध्यक्षता की है। वो क्या कहते हैं कि अध्यक्ष हैं इसके, और महानिदेशक आपके एसपी यादव जी हैं। 95 देश में है और 7 जो है वो आपके फला 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 है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन नीस फ्रांस में हुआ, नीस फ्रांस में हुआ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोलंबिया के काली में, ठीक है, किया गया। और इसके मध्य रियो डी जेनेरियो में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ। और आपका कजान रूस में आपका 19वां G20 शिखर सम्मेलन। तो ये तो आपका सही है, ये भी आपका सही है। और ब्रिक्स तो रूस में हुआ था ना, ब्रिक्स रूस में हुआ था, ये आपका रूस में हुआ था। और 19वां ये आपका ब्राजील में हुआ था। ये मुझे लगता है दोनों क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 16वां जो है वो ब्रिक्स रूस में हुआ था। देखते हैं, तो सही नहीं है, तीसरा चौथा होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही है, इसमें लिखा हुआ है कि 22-24 अक्टूबर को मध्य कजान रूस में, ठीक है, मैंने कहा रूस में, रूस में भी कहा कजान में, कजान रूस में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। और नवंबर में जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में, लिखा हुआ है ब्राजील में 19वां G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। वही बात में कह रहा था कि ये आपका रूस में हुआ था और ये ब्राजील में हुआ था, दोनों उल्टा हो गया था, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो भाई कर ले जाएंगे, इतना कोई हार्ड कठिन नहीं आता है। अब हम लोग खत्म किए हैं। 27वां सवाल, कनाडा के नए प्रधानमंत्री हैं। अभी मैंने बताया था कनाडा के जो अध्यक्षता की थी उन्होंने किसने की थी, और पिछले सवाल में आया था, ठीक है, तो वहां से भी अगर आप देखेंगे तो हो गया होगा। तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज, कीर स्टारमर, टिम वॉल्ज और मार्क कार्नी। कौन है, तो आपके मार्क कार्नी है, कौन है ये। तो जितने भी मैंने कहा जो नवनिर्वाचित लोग हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे चांसलर है, सब याद कर लीजिएगा आप लोग लिख के। पढ़ लेते हैं। मार्क कार्नी ने कनाडा के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। वो जस्टिन ट्रूडो के पद छोड़ने के बाद सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने आंतरिक नेतृत्व चुनाव में कार्नी को नया नेता चुना, जिसके फलस्वरूप देश के 24वें प्रधानमंत्री को 24th प्रधानमंत्री बने, और वो लिबरल पार्टी ने टिका चुना था। अगला, कौन सुमेलित नहीं है, देखिए फिर वही आ गया, मैं कह रहा था वही आ गया कि फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर है, तो बिल्कुल सही है। करोल नवरोकी पोलैंड के राष्ट्रपति, ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति, कीर स्टारमर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, और मौजूद पेजेशकियन ये इराक के नए राष्ट्रपति। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये तो गलत है, इराक नहीं ईरान होंगे, ये ईरान होंगे, ईरान यानी 5वां गलत हो गया आपका, ठीक है, 5वां गलत हो गया। नहीं, 5वां कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि 2 और 5 और 4 और 5 ये आपका इसी में से कोई आपका सही होगा, 2, 5 और, क्योंकि ये तो ईरान है, इराक है। अब देखते हैं ये 2 सही है कि चौथा, 2 करोल नवरोकी तो पोलैंड के बने ही बने हैं। कीर स्टारमर, जब ये एक कंफर्म हो गया तो ये आपका चौथा नंबर सही हो जाएगा, यानी कि कीर स्टारमर फ्रांस के नए राष्ट्रपति है, शायद यूके के हैं क्या, ये यूके के, देखते हैं। हाँ, कीर स्टारमर यूके के नए प्रधानमंत्री हैं, और मौजूद पेजेशकियन ने क्या है, ईरान के नए राष्ट्रपति। ये आपका है, ऐसे करना पड़ेगा आपको। अगला, भारत के टाइफून यागी को स्थानीय भाषा में बकरी या मकरासी भी कहते हैं, ने प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव, कौन चलाया भाई ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है। ये वियतनाम वगैरह एरिया में बहुत ज्यादा प्रभावित था, और इसको चीन, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार शामिल थे। मतलब यहाँ इस टाइफून ने प्रभावित किया, और ध्यान है वियतनाम ज्यादा प्रभावित था, क्योंकि बहुत चर्चा में था वियतनाम उस टाइम। और उष्णकटिबंधीय तूफान वुटिप की उत्पत्ति 5 जून को कैरोलिन द्वीप समूह के क्षेत्र में हुई, जब ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर ने वहां पे चक्रवाती क्षेत्र की पहचान की। ये भी आपका सही है, देखते हैं। ये तो आपको बिल्कुल सही है, ये भी आपका बिल्कुल सही है।
अब या तो देखिए यहाँ पे एक दो सही होगा या सभी सही होगा, ये इसी में से कोई एक है, ठीक है। तो वही होता है कभी कभी, मान लीजिए इसके बारे में नहीं पता है, इन दोनों के बारे में पता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप हैं भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया, इन दोनों में से कोई एक है। अगर 50% भी आपका चांस बनता है तो आपको खेल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन कब, जब आप पहले दौर में आप जो सही सही है उसको सॉल्व करते चले जाइए, दूसरे दौर में आप जो 50% वाले हैं उनको भी सॉल्व करना है, छोड़ना उनको नहीं है, चाहे गलत हो चाहे सही हो छोड़ दीजिए, आपको सॉल्व करना ही करना है। तो या तो इसमें मैं ये मार के आता चाहे ये मार के आता, लेकिन उत्तर यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो 50% जहां भी आपका है वहां खेल जाइए, ठीक है, तुरंत खेल के आ जाइए, उसमें घबराना नहीं है। लास्ट अंतिम सवाल, 1 दिसंबर किसने G20 की अध्यक्षता की? 1 दिसंबर को अगर हुआ था ये 2025 में, 24 में, यहाँ पे डेट लिया 2024, किसने G20 की अध्यक्षता की, ठीक है। तो इंडिया ने किया है, साउथ अफ्रीका ने किया है, ब्राजील ने किया है और अजरबैजान ने किया है। तो ये आपका साउथ अफ्रीका ने किया, किसने किया है? आपका साउथ अफ्रीका ने किया, और पहली बार साउथ अफ्रीका को शायद किया था, देख लेते हैं। 1 दिसंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। यह प्रथम अवसर होगा जब अफ्रीकी महाद्वीप का कोई देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, पहला अवसर है, ठीक है जी। दक्षिण अफ्रीका द्वारा G20 की अध्यक्षता एकजुटता, समानता और सतत विकास को बढ़ावा देना, ये जो है इस पे करना है, ठीक है, ये विषय के आधार पर की गई है, ठीक है। तो अच्छा है, तो G20 की जो अध्यक्षता है वो पहली बार साउथ अफ्रीका ने वहां पे की है। तो इस तरह हमने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट सवाल थे अंतरराष्ट्रीय सेक्शन में उसको हमने कर लिया। अब बाकी क्या करेंगे हम, इसको जो भी पर्यावरण वाला है या फिर जो और चीजें हैं उसको क्या करेंगे हम वहाँ पे, साइंस वाला है, पर्यावरण का है, साइंस में ही आ जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे। आर्थिकी वाला जो है, आर्थिकी वाला हम लोग लास्ट में करेंगे। आज 14-15 तारीख है, 15 है आज, तो हम लोग उसको 18, 19, 20 में करेंगे आर्थिकी वाले को, क्योंकि वो लास्ट समय में करेंगे तो जो डाटा वगैरह होते हैं ना वो ज्यादा दिमाग में बने रहेंगे। तो आर्थिकी वाले लास्ट में करेंगे, उसके पहले और जो चीजें होंगी वो हम निपटाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका आर्थिकी खत्म हुआ, राष्ट्रीय हमने खत्म कर लिया, अंतरराष्ट्रीय खत्म कर लिया, बाकी और चीज हम लोग आपको साथ में जितना भी होगा आपको साथ सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। तो बने रहिए, बस ये है कि थोड़ा सा हैप्टिक है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य कर लेंगे और 2x पे भी इसको आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ये होने वाला है। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि ये छूट गया वो छूट गया, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, सब कुछ आपने पढ़ रखा है ये मान के चलिए। और जो करंट है वो आप अपने आप पढ़ रहे हैं, यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो पुख्ता होता हुआ वो चला जाएगा। और जो लोग ग्रुप में शामिल हैं 73173 वाले में, 7317382454, ठीक है, इसमें देखिए अब देखिए आज आज कल में शामिल हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिएगा क्योंकि वो टेस्ट वहाँ पे हो चुका है। जो लोग शामिल है वो लोग वहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ पे भी अभ्यास कर लेंगे, घर आप पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ये होने वाला। तो लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक, और निश्चित तौर पर इस बार हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, हमारे ग्रुप से अच्छा रिजल्ट इस बार हम लोग का आने वाला है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।